नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज के लेक्चर नंबर 5 में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने किया है वो समुच्चय के प्रकार और समुच्चय से संबंधित कुछ नोट्स और फिर समुच्चय के प्रकार से संबंधित कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं और एक्सरसाइज अपने 1.1 जो एनसीईआरटी बेस्ड है उसको सॉल्व किए हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने क्लास 11th की मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज जिसका नाम समुच्चय है, उसके एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए हम लोग अपनी आज के लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2, जिसमें हमारी एक्सरसाइज 1.2 में टोटल 6 क्वेश्चन है और फिर उसके अंदर क्वेश्चन दिए गए हैं, जो आप देख सकते हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मौजूद है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? तो जैसा कि मैंने कल के लेक्चर में आप लोगों को, यानी कि लेक्चर नंबर 4 में आप लोगों को मैंने कैसे बताया है कि कौन सा रिक्त समुच्चय है और कौन से परिमित है, अपरिमित है, समान, असमान, ऐसे ही मैंने समुच्चयों के प्रकार आपको समझाए हैं। रिक्त समुच्चय यानी कि ऐसा समुच्चय जो शून्य समुच्चय हो या फिर उसका कोई भी अवयव ना हो, उसे हम रिक्त समुच्चय कह सकते हैं। और रिक्त समुच्चय को हमने आपको बताया था कि उसे हम कर्ली ब्रैकेट या फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब ये कह रहा कि 2 से भाज्य यानी कि 2 से भाज्य विषम, यहाँ बस आप शब्द पर जोर दीजिए कि जो संख्या है वो क्या कह रही है कि 2 से भाज्य हो और वो विषम संख्या हो। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 2 से भाज्य विषम संख्याएं हो, 2 तो सिर्फ सम संख्याओं की भाजक होती है। तो यहाँ पास हम देख सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका जो आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा यस। ये क्या है हमारा? ये रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय को हम या इससे प्रदर्शित करेंगे या हम लोग फाई से प्रदर्शित करेंगे। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट नंबर का आंसर। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? अगर समुच्चय रिक्त समुच्चय के उदाहरण है तो यस, अगर रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है तो नो। फिर इसके बाद हमारा कहता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय यानी कि संख्या सम भी हो और संख्या अभाज्य भी हो, तो ऐसी संख्याओं का क्या करना है, हमें समुच्चय बताना है। तो ऐसी तो सिर्फ एक ही संख्या होती है। हमने आज तक जो भी संख्या में पढ़ा है कि सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सिर्फ एक ही होती है ऐसी संख्या, और वो है 2। तो जो हमारा ये सेकेंड नंबर का आंसर आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। तो जब 2 आ जाएगा तो ये जो उदाहरण मतलब क्वेश्चन जो हमारा कहता है कि क्या ये रिक्त समुच्चय होगा, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि हमारे इसमें का सेकेंड नंबर का आंसर आ जाएगा क्वेश्चन के अंदर 2। तो क्या हुआ, इसके अंदर कोई ना कोई अवयव है। तो जब कुछ चीज है तो ये रिक्त हो ही नहीं सकती, और जब रिक्त नहीं है तो इसमें हम लोग करेंगे क्रॉस का चिन्ह। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहता कि x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है जिसमें जो x है वो बड़ा होना चाहिए 5 से, यानी कि जो x है वो छोटा होना चाहिए 5 से, और साथ ही साथ जो x है वो बड़ा होना चाहिए 7 से, यानी कि जो हमारी x है वो 5 से छोटी, यहाँ पर समझिएगा, जो x है वो 5 से छोटी होनी चाहिए और 7 से बड़ी होनी चाहिए। तो ऐसी तो कोई संख्या है नहीं कि 5 से क्या कहते हैं छोटी हो और 7 से बड़ी हो। अगर कहता 5 से बड़ी हो और 7 से छोटी हो तब तो ठीक था, 6 हो सकती थी, 5 से बड़ी और 7 से छोटी। लेकिन ये क्या कह रहा है कि 5 से छोटी
और 7 से बड़ी। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है, तो यहाँ पास हो जाएगा रिक्त समुच्चय। क्वेश्चन थर्ड के लिए रिक्त समुच्चय, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये भी क्या है, ये रिक्त समुच्चय है, हम इसको रिक्त समुच्चय बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि y सच डेट y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, यानी कि y इस प्रकार है कि y दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो क्या ये रिक्त समुच्चय है? मान लीजिए यहाँ पास मैंने दो समांतर रेखाएं खींच लिया, ये मैंने कुछ बिंदु रख दिए, तो आप देख सकते हैं कि इन दो समांतर रेखाओं के अलग अलग बिंदु हैं। ये रेखा ए हो गई, ये रेखा बी हो गई। रेखा ए के अलग अलग बिंदु हैं, रेखा बी के अलग अलग बिंदु हैं। क्या आप देख सकते हैं कि ए और बी के, यानी कि समांतर रेखाओं ए और बी का कोई उभयनिष्ठ बिंदु हो जो इन्हें काटता हो? ऐसा कोई भी बिंदु नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इसको कह देंगे यस, ये रिक्त समुच्चय है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है, जिसे हमें बताना था कि रिक्त समुच्चय कौन है और रिक्त समुच्चय कौन नहीं है। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित समुच्चय में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा लिखा है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय एक वर्ष होता, और एक वर्ष में सभी को पता है कि 12 महीने होते हैं। अब जब 12 महीने होते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो संख्या दी गई है वो परिमित है। मैंने अभी कल आपको लेक्चर नंबर 4 में बताया कि परिमित समुच्चय कौन है और अपरिमित समुच्चय कौन है। परिमित मतलब कि जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, अपरिमित मतलब जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित हो। तो जब हम वर्ष के महीनों का समुच्चय बनाएंगे तो उसमें टोटली 12 महीने होंगे, जिसमें अवयवों की संख्या सीमित होगी यानी कि निश्चित होगी, जिससे यह क्या कहलाएगा, हमारा परिमित समुच्चय कहलाएगा। अब इसके बाद सेकंड नंबर क्या कहता है कि 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट। अब इसे देखकर हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसके आगे न जाने कितनी संख्याएं होंगी, यानी कि हम संख्याओं को गिन नहीं सकते हैं। यानी ये जो समुच्चय लिखा है इसमें हम अवयवों की संख्या देख पा रहे हैं कि ये अनिश्चित है। तो जब बात अनिश्चित की आ गई तो यहाँ पास हम क्या कह देंगे कि ये अपरिमित समुच्चय है। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि 1, 2, 3 डॉट 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 99, 100, यानी कि हमें यहाँ पास देखने को मिल रहा है कि ये जो डॉट डॉट लगा है इसके आगे 4, 5, 6, 7 होंगे, लेकिन इसका एक अंत मान भी दिया गया है 100, जिससे हमें ये मालूम पड़ रहा है इसे देख करके कि हाँ, अब 100 के आगे कोई भी संख्या नहीं होगी। यानी कि अगर 100 ना लिख करके वो डॉट डॉट लिखता जैसे ऊपर वाले में लिखा है, तो इसमें भी हम अवयवों की संख्या की गणना ना कर पाते, यानी गिन ना पाते। तो यहाँ पास अवयवों की संख्या निश्चित दी गई है, 100 तक की दी गई है। तो जब अवयवों की संख्या निश्चित है तो यहाँ पास हम इजिली से कह सकते हैं कि यहाँ पास कौन सा समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। फिर इसके बाद हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब पूर्णांक तो भाई हमारे 0 से लेकर के पूरे इनफाइनाइट तक होते हैं। अब जब ये कहता है, अगर ये कहता 100 से छोटे धन पूर्णांकों का समुच्चय, तब तो ये परिमित समुच्चय हो सकता था, क्योंकि उसकी एक अंत वैल्यू दी होती, क्या दी होती, 100, तो उसके नीचे हम सारे धन पूर्णांक निकाल लेते, तो वहां पास हमारा परिमित समुच्चय हो जाता। लेकिन यहाँ पास क्वेश्चन हमारा कहता है कि 100 से बड़े सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब 100 से बड़े सभी धन पूर्णांक हम निकालने के लिए निकलेंगे तो हम खोजते ही रह जाएंगे, कभी घर वापस आएंगे ही नहीं उनको खोज करके, क्योंकि पूर्णांक इतने होंगे कि उन्हें हम गिन ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पास हमें देखने को ये मिलता है कि ये जो लिखा गया है कथन, ये अनिश्चित है इसमें अवयवों की संख्या, तो जिससे हमारा ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट यानी कि अपरिमित हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है कि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अब ये क्वेश्चन तो देख करके हमको लग रहा है जिसमें किसी भी समुच्चय की लास्ट वैल्यू दी हो
उसको हम कह सकते हैं कि इसमें अवयव की संख्या निश्चित है, और जब अवयव की संख्या निश्चित है तो वो कौन सा समुच्चय होगा? परिमित समुच्चय होगा। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, यानी कि हमें जो वैल्यू निकालनी है वो 99 से छोटे नंबर होने चाहिए सारे। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा कि हमें देखने को मिलता है कि यहाँ जो हमारा समुच्चय है, यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है उसमें जो अवयव की संख्या बताई गई है वो क्या है? निश्चित है। तो जब निश्चित है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं कि समुच्चय परिमित है। तो ये भी हमारा क्या हुआ? परिमित है, यानी कि फाइनाइट। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है कौन अपरिमित है। सेम वही क्वेश्चन है। अब इसमें कहता है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब भाई एक्स अक्ष के समांतर हम एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब एक्स अक्ष के समांतर हम बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं, अनगिनत रेखाएं खींच सकते हैं। तो यहाँ पास हम कह सकते हैं कि जो हमारी वैल्यू होगी, जो अवयव होंगे, वो उनकी संख्या अनिश्चित है, अनगिनत है। अनिश्चित अनगिनत जब आ गए तो क्या कह सकते हैं कि जो हमारा समुच्चय है वो अपरिमित है। ये अपरिमित है, यानी कि इनफाइनाइट है। शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं, आप समझ लेना। इनफाइनाइट, अपरिमित। इनफाइनाइट मतलब अपरिमित। अब सेकंड नंबर बोल रहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में तो केवल 26 अक्षर ही होते हैं। तो यहाँ पास अवयवों की एक सीमित संख्या दी गई है, एक निश्चित संख्या दी गई है। वो संख्या कितनी है? 26 है। तो यहाँ पास हम बोल सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या हुआ? परिमित समुच्चय हुआ, यानी कि फाइनाइट समुच्चय। अब हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है। ये परिमित नहीं है, ये परिमित है। थर्ड नंबर बोलता कि उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। अब भैया 5 के गुणज तो बहुत सारे हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, न जाने कितने हैं 5 के गुणज। तो हमें इसकी भी कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं मालूम है। तो हम यहाँ पास भी कह देंगे कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसमें अवयव की संख्या अनिश्चित है। जब अवयव की संख्या अनिश्चित है तो हम बोल देंगे कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो भी अपरिमित है। फिर इसके बाद क्या बोलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड वो 4 क्या बोलता है कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि पृथ्वी पर जितने भी जानवर हैं उनकी हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। जानवर जल में भी रहते हैं, आकाश में भी रहते हैं, पेड़ में भी रहते हैं, जंगल में भी रहते हैं, और जानवर तो हर जगह पाए ही जाते हैं। तो हम नहीं बता सकते कि पृथ्वी पर कितने जानवर हैं, हम उनको नहीं गिन सकते। पता चले हम उनको गिनने गए, हमको मिल गया से हम ही को खा डाला तो हम ही को गिन डालेगा। तो हम नहीं गिन पाएंगे कितने पृथ्वी पर जानवर मौजूद हैं। तो यहाँ पास हमको इसकी कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं पता है। तो हम कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है वो क्या कौन सा समुच्चय है? अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित के लिए ध्यान रहे, मैं क्रॉस का चिन्ह का यूज कर रही हूँ और जो परिमित है वहां पास मैं टिक लगा रही हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब इसके बाद हमारा जो 5 नंबर है बोलता मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब इधर आप समझिए, ये मैंने मूल बिंदु बनाया। अब यहाँ पास से न जाने कितने वृत्त जाएंगे इसी मूल बिंदु से। ये देखो जा रहे हैं ना, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पास हम कह सकते हैं कि मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, इसकी कोई परिभाषित माप नहीं है। यानी कि यहाँ पास से अनगिनत वृत्त खींचे जा सकते हैं, कोई एक वृत्त या कोई सीमित या कोई निश्चित संख्या में वृत्त नहीं खींचे जा सकते हैं। मनचाहे चाहे जितने खींच लो उतने ही खींचे जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी एक अपरिमित समुच्चय है। तो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड में कोई भी दिक्कत ना होते हुए, अगर ना हो तो हम चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 को सॉल्व करते हैं आगे। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि निम्नलिखित में बताइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं है। यानी कि हमें बताना है कि इनमें से कौन सा समुच्चय समान समुच्चय है, कौन सा समुच्चय असमान समुच्चय है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि सेट ए बराबर दिया है ए बी सी डी और सेट बी बराबर दिया है बी सी बी ए। तो हम जानते हैं कि समान समुच्चय होने के लिए सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में होना चाहिए और सेट बी का प्रत्येक अवयव सेट ए में होना चाहिए, तब जाके वो समान समुच्चय कहलाएंगे, यानी कि ए बराबर बी कहलाएगा। तो जो हमारा ए है वो भी ए बी में है, बी भी है, सी भी है और डी भी है। ये डी यहाँ लिखा है, बी ये है। तो इसका मतलब ए बी सी डी इसमें भी, ए बी सी डी भी इसमें भी है। हम कह सकते हैं कि सेट ए के प्रत्येक समुच्चय सेट बी में है और सेट बी के प्रत्येक समुच्चय सेट ए में है। तो इसका मतलब हम लोगों का आंसर होगा ए बराबर बी, जो कि समान समुच्चय है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि सेट ए बराबर 4 8 12 16, सेट बी बराबर 8 4 16 18, जिसमें 4 तो सेट बी में है, 8 भी है और 16 भी है, लेकिन क्या 12 है? नहीं है। तो क्या 18 सेट ए में है? नहीं है। क्या 12 सेट बी में है? नहीं है। तो इसका मतलब सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में नहीं है और सेट बी का प्रत्येक अवयव सेट ए में नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ए डज नॉट इक्वल टू बी, यानी कि ये समान समुच्चय नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सेट ए बराबर 2 4 6 8 10 और क्वेश्चन सेट बी में कहता है कि x सच दैट x सम धन पूर्णांक है और जो x है वो 10 है और 10 से छोटी संख्या है। यानी कि सेट ए में 2 4 6 8 10, जब हम इसको अपने टेबुलर फॉर्म में लाएंगे सेट बिल्डर फॉर्म से, तो ये बनेगा सेट बी बराबर 2, क्योंकि x समधन पूर्णांक है और 10 से छोटी और 10 है, तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। भाई ये समधन पूर्णांक है और 10 भी है, क्योंकि यहाँ पास इक्वल टू का चिन्ह लगा है, तो यहाँ पास हो जाएगा हमारे पास, ये बनकर तैयार हो जाएगा। जो हम देख सकते हैं कि जो हमारा जो सेट ए है 2 4 6 8 10 और सेट बी है 2 4 6 8 10, सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में है, सेट बी का प्रत्येक अवयव सेट ए में है। हम कह सकते हैं कि ए इक्वल टू बी, यानी कि हमारा थर्ड नंबर भी एक समान समुच्चय है। अब इसके नंबर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि सेट ए बराबर एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 का एक गुणज है और सेट बी बराबर कहता है 10 15 20 25 30 डैट डैट 10। तो जब हमारा एक्स 10 का गुणज है तो 10 के गुणज में आता है 10 20 30 40 50 60 डॉट 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 10। तो जब ये सेट ए में कह रहा कि सच दैट एक्स संख्या 10 का एक गुणज है, तो संख्या 10 के गुणज में क्या 15 आता? क्या नहीं आता। 25 आता? क्या नहीं आता। तो जिससे हम कह सकते हैं कि सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में नहीं है और सेट बी का प्रत्येक अवयव सेट ए में नहीं है, जिससे हमारा निष्कर्ष निकल कर आता है ए डज नॉट इक्वल टू बी। यहाँ पर से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। बोलता है क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण बताइए। इसमें समान ही समान बताना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला कि सेट ए बराबर 2 3 और सेट बी में बोलता है कि एक्स सच दैट एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का एक हल है। जब हम इसको गुणनखंड विधि से अपने सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करोगे तो इसका ऐसे निकल के आएगा x प्लस 2 एक और एक आएगा x प्लस 3, जो कि हमारे दोनों क्वेश्चन किस में आएंगे? माइनस में आएंगे। तो जो हमारा सेट बी का समुच्चय बनकर तैयार हुआ वो कुछ इस प्रकार से बनकर तैयार होता है। तो आप देख सकते हैं सेट ए में तो धनात्मक संख्याएं हैं और सेट बी में ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो जो सेट ए है, सेट ए के प्रत्येक अवयव सेट बी में नहीं है और सेट बी के प्रत्येक अवयव सेट ए में नहीं है। तो हम कह सकते हैं सेट ए के लिए ए डज नॉट इक्वल टू बी, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा समान समुच्चय नहीं है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं, जिसमें बोलता है सेट ए बराबर एक्स सच दैट एक्स शब्द फालो का एक अक्षर है और एक्स सच दैट एक्स शब्द ओल्फ का एक अक्षर है। अब देखिए, अब समझिए, यहाँ पास आपको मैं नीचे समझाऊं। यहाँ पास आप फालो को तोड़ तोड़ के लिखिए, मतलब सेट ए लिखिए। सेट ए बराबर आप लिख देंगे एफ और आप ले लेंगे ओ, एफ ले लेंगे, ओ ले लेंगे,
एल ले लेंगे, डबल एल बोला है तो एक बार ही लेंगे, क्योंकि 2 बार 4 बार 5 बार लिखने से कोई मतलब नहीं है। फिर ओ भी लिख गया है, इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे और डब्ल्यू ले लेंगे। यानी एफ लेंगे, ओ लेंगे, कॉमा लगा के लिखेंगे, एल लेंगे और डब्ल्यू लेंगे। अब कहता है हमारा सेट बी। सेट बी में डब्ल्यू ओ एल एफ है, उसमें एक ही एक सारी चीज लिखी हुई है। तो डब्ल्यू हो जाएगा, कॉमा ओ हो जाएगा, कॉमा एल हो जाएगा, कॉमा एफ हो जाएगा। जो हमें देखने को मिलता है कि जो सेट ए है उसमें एफ ओ एल डब्ल्यू है, और सेट बी में भी एफ एल ओ डब्ल्यू है। तो जिससे हमको देखने को ये मिलता है कि सेट ए के प्रत्येक अवयव सेट बी में है और सेट बी का प्रत्येक अवयव सेट ए में है, जिससे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड समान समुच्चय है, यानी कि A इक्वल टू बी हम इसको बोल सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं, जो हमारी इस एक्सरसाइज 1.2 की 2 का लास्ट क्वेश्चन है। दिया है नीचे गए समुच्चयों में समान समुच्चयों का चयन कीजिए। सेट ए बराबर में दिया 2 4 6 8 12। अब इसमें से आपको देखना कौन से समुच्चय किससे मैच करते हैं, यानी कि कौन से समुच्चय एक दूसरे में समान समुच्चय हैं। अब देखिए 2 4 8 12 क्या किसी समुच्चय में है? 2 4 नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं, इधर नहीं है। अब देखिए 1 2 3 4 है कहीं? एक, हाँ, सेट डी में 1 2 3 4। और आप देख सकते हैं जो सेट बी में अवयव लिखे गए हैं वही सेट डी में भी लिखे गए हैं। 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है। सेट डी में भी लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है। हमारा आंसर एक मिल गया कि सेट बी बराबर हो जाएगा सेट डी। एक सेट तो हमें प्राप्त हो गया। अब और देखते क्या और मिलेंगे क्या? 4 8 12 14। 4 8 12 14 देखो किसी में लिखा है? नहीं लिखा है। अब डी देखते हैं, डी वाला तो हमको मिल ही गया था। अब हम ई वाला देखते हैं, -1 + 1 किसी में है? -1 + 1, -1 + 1, हाँ ये मिल गया। आप इसमें देख सकते हैं -1 है और +1 है। अब आप कहोगे इसमें -1 पहले लिखा है, +1 बाद में है, और इसमें +1 बाद में है और +1 पहले, तो क्या ये गलत होगा? नहीं गलत होगा। यहाँ पास अवयव के क्रम से कोई भी मतलब नहीं होता, केवल अवयव उपस्थित बस हो, वो चाहे जहाँ लिखे हों, चाहे पड़े हों, चाहे लेटे हों, चाहे खड़े हों, लेकिन उन्हें होना, उनका होना अनिवार्य है। तो यहाँ पास से हमको एक और समुच्चय मिलकर तैयार होता है, समुच्चय ई बराबर जी। समुच्चय ई बराबर हो जाएगा जी। अब हम देख सकते हैं कोई भी अवयव एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं, जिसमें से हमें इस क्वेश्चन में सेट बी बराबर सेट डी मिला, जिसमें सेट बी के प्रत्येक अवयव सेट डी में थे, सेट डी के प्रत्येक अवयव सेट बी में थे, और सेट ई के प्रत्येक अवयव जी में थे, सेट जी के प्रत्येक अवयव सेट ए में थे। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन वो क्या कहते हैं, एक्सरसाइज 1.1 होती है कंप्लीट। अब हम आगे कुछ और बेसिक नॉलेज समझेंगे, जिससे हमारे आगे की एक्सरसाइज हमें और अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ से हमारा लेक्चर नंबर, कह सकते हैं लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब आगे आने वाला है लेक्चर नंबर 6, जिसके इंतजार में आप लोग रहिएगा। आपको जल्दी मिलेगा लेक्चर नंबर 6, और आपको इन लेक्चरों में पूरी क्लास 11th की, यानी कि पूरे क्लास 11th का चैप्टर जो मतलब समुच्चय है, सेट है, पूरा शुरू से अंत तक एक एक सवाल सहित समझाया जाएगा, विद एग्जाम्पल, विद बेसिक नॉलेज।